राम राम सभी मित्रों को। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के अगले उत्तराधिकारी के बारे में। कल हमने जाना हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और आज जानेंगे हम मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश जिसकी जानकारी के स्रोत हमें पुरातात्विक स्रोत भी हैं, साहित्यिक स्रोत भी हैं और विदेशियों का विवरण है। इन सभी जगहों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले बात करें हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में, तो साहित्यिक स्रोतों में जैन धर्म की पुस्तक, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, पुराण, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इन सब पुस्तकों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर देखिए, अगर हम विदेशियों का विवरण था उसमें मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा हुआ राजदूत था, जिसकी रचना इंडिका पुस्तक है, इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, तो पुरातात्विक स्रोतों में भवन निर्माण, गुहा लेख, अशोक के अभिलेख, पॉलिस्कृत मृदभांड, जूनागढ़ अभिलेख और बात करें हम तो पंचमार्क के सिक्के या मुद्राएं, इनसे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश के कल हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य वंश के गद्दी पर बैठने वाले दूसरे महानतम शासक के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य वंश की गद्दी पर बैठने वाले दूसरे महानतम शासक होते हैं बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। इसके बाद अगर वायु पुराण में बात किया जाए तो भद्रसार या मद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। और जैन धर्म या बौद्ध धर्म में अगर बात करें तो इसमें इसे सिंहसेन के नाम से भी पुकारा गया है। तक्षशिला के क्षेत्र में दो विद्रोह उत्पन्न हुए थे बिंदुसार के शासनकाल में। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा, उसके बाद से अशोक को भेजा। सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल होता है, लेकिन जैसे ही अशोक को भेजा जाता है, अशोक इस विद्रोह को 2 दिन के अंदर ही दबा देता है और तक्षशिला के अंदर शांति स्थापित कर देता है। जब अशोक को तक्षशिला के क्षेत्र को सौंपा जाता है शांति स्थापित करके और विद्रोह को दबाने के लिए, तब अशोक उन क्षेत्रों के अंदर विद्रोह कर रहे लोगों का नरसंहार करा देता है, जिसके कारण से यह विद्रोह बहुत ही आसानी से दब जाता है। बिंदुसार जो था यह गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा हुआ था। 298 ईसा पूर्व से लेकर के बिंदुसार ने 273 ईसा पूर्व तक गद्दी को संभाले रखा। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाने के पश्चात मौर्य वंश की गद्दी पर बैठता है अशोक। अशोक इस राजवंश का सबसे महानतम शासक होता है। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में ईरान तक, जो उस समय का फारस था, वहां तक फैला हुआ था। अगर उत्तर में बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक, जो कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर है, वहां तक फैला हुआ इसका भौगोलिक विस्तार था। इसके बाद अशोक के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक ये गद्दी पर बैठते हैं 269 ईसा पूर्व। गद्दी पर बैठने से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठते हैं। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। राज्याभिषेक होने के पश्चात इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के अनेकों लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध लड़ाई उनका कलिंग विजय था। राज्यारोहण के 8वें साल यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के ऊपर चढ़ाई कर दी। कलिंग के ऊपर जैसे ही इन्होंने चढ़ाई की तो कलिंग के सारे सैनिक मारे गए। कलिंग के जो राजा थे उनके सारे सैनिक मारे जाते हैं। राजा के सैनिक मारे जाने के बाद में वहां की प्रजा भी अशोक के सेना के सामने खड़ी हो जाती है और अशोक वहां के पूरे जनता के साथ भी युद्ध करना शुरू कर देते हैं। इस युद्ध में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और कलिंग के लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध में भाग लेता है और लगभग 1 लाख लोगों की अशोक ने इस युद्ध में मार डाला था। इतने भीषण रक्तपात को देख करके
अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और अशोक आजीवन युद्ध न करने का फैसला लेता है। अशोक इस युद्ध में ही अपना तलवार फेंक देता है और जिधर देखता है उधर लाशों भरे पड़े हुए थे, जिसके कारण से इन लाशों को और इतने लोगों के नरसंहार को देख करके अशोक के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर इतने सारे नरसंहार करने का उद्देश्य क्या था। कुछ थोड़ी सी भूमि, इस थोड़ी सी भूमि को अगर जीत करके हम अपने साम्राज्य का विस्तार कर ले और वहां के लोग ही खुश ना हो तो फिर इस राजशाही का कोई भी अर्थ नहीं होता है। और वहां से अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। अशोक घर पे आता है और घर पे आने के बाद में काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है इन सब चीजों को देख करके। इसके बाद में इसके एक सुसीम का बेटा था निग्रोध। निग्रोध जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इससे प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म धारण करने की मन बनाई और उसके बाद में बौद्ध धर्म धारण करने के लिए इसने उपगुप्त का सहारा लिया था। तो अशोक के जो बौद्ध गुरु थे वो हुए उपगुप्त और ये निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक जो था कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध करना बंद कर दिया और युद्ध करना बंद करने के बाद इन्होंने अपने पूरे जीवन में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए काफी ज्यादा कार्य किए। सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण सर्वप्रथम अशोक के द्वारा ही किया जाता है। जो महात्मा बुद्ध की वहां पे समाधि बनी हुई थी उसके ऊपर मिट्टी के बड़े से भवन का या मंदिर का निर्माण अशोक के द्वारा कराया जाता है। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कराने के लिए अपने सैनिकों को ये ईरान, इराक और फारस के क्षेत्र में भेज देता है और अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजता है और स्वयं ये नेपाल लुम्बिनी चले जाते हैं। लुम्बिनी जाकर के वहां पे देवपतन नाम का एक नगर बसाते हैं। इसके बाद में ये स्वयं जाते हैं जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में जाकर के श्रीनगर की स्थापना करते हैं। इन स्थापना करने के बाद में बौद्ध धर्म अशोक के शासनकाल में काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार होने के कारण बौद्ध धर्म के सबसे अधिक विकास अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। अशोक ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। अशोक का मानना था अगर किसी राजा के विकास के बारे में जानना है, जब उसके विकास को देखना है तो वहां की प्रजा की नैतिक उत्थान को देखा जाए, क्योंकि मानववादी विचारधारा और सिद्धांत के अनुसार ही अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और लोगों के ऊपर शासन किया। अशोक के शासनकाल में एक कलिंग युद्ध को छोड़ दिया जाए तो कलिंग युद्ध होने के बाद अशोक के अंदर काफी अधिक परिवर्तन आए और समाज सेवा और मानव की सेवा ही उसका प्रथम धर्म बन गया। अशोक का मानना था कि अगर हम भूभाग को जीतते हैं तो हमारा साम्राज्य विस्तार होता है, लेकिन अगर हम लोगों के मनों को जीत लेते हैं, अगर लोगों के हम विचारों में अगर जिंदा हो जाते हैं, अगर लोगों की भावनाओं में अगर हम जिंदा होते हैं तो वही सच्चा मानव सेवा है। केवल साम्राज्य के विस्तार ही राजा का उद्देश्य नहीं होता है। राजा का उद्देश्य होता है उसके प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कार्य करे, ताकि वहां के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन बेहतर हो सके। और राजा के विकास को देखने के लिए उन क्षेत्र के लोगों की स्थिति को देखना शुरू किया और अशोक ने पूरे साम्राज्य के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से पूरे शासन व्यवस्था का संचालन भी किया। अशोक एक भारतीय इतिहास का एक ऐसा शासक बना जिसने पूरे अखंड भारत के ऊपर शासन किया। लगभग अशोक ने 84,000 कोस के क्षेत्र में शासन किया था। अशोक जो था एक धर्म, एक भाषा, एक राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखा और पूरे भारत के ऊपर शासन किया। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो जाती है। अशोक के मृत्यु के बाद में मौर्य वंश धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को माना जाता है। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करता है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए। पुष्यमित्र शुंग के बाद में आता है कर्णवंश। कर्णवंश के बाद में आता है सातवाहक वंश। सातवाहक वंश के संस्थापक सिमुक होते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें।